This is Hanif and today we are going to discuss some more things related to pronoun. As you all know, we were discussing pronoun and we have taken I think 2 or 3 lectures, and in that we were discussing subjective case and objective case, the cases of personal pronouns. So I hope कि वो सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, उसी में कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। सोनिया जी गुड इवनिंग, दिव्या जी गुड इवनिंग, शाहीन बानो गुड इवनिंग, शॉर्ट में लिख रहे हैं। जुगेश कुमार गुड इवनिंग, रजनीश कुमार जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। जहाँ सिंह गुड इवनिंग, धनंजय कुमार गुड इवनिंग, रजनीश कुमार गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छा हूँ रजनीश जी, आप बताएं। नीलम कुमारी गुड इवनिंग। सोनिया सर तबीयत ठीक है, अब आपकी तबीयत तो मेरी पहले भी ठीक थी सोनिया जी, मैंने कब बताया तबीयत मेरी ख़राब है? ठीक है, मेरी तबीयत तो आप लोगों की दुआओं से हमेशा अच्छी रहती है, और रेयर केस में बीमार होता हूँ। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप सभी लोग अपने भी हेल्थ का ध्यान रखें। आकाश जी गुड इवनिंग। तो नीलम टुडे इज़ माई फर्स्ट क्लास, यू वेलकम नीलम जी। अगर आपकी फ़र्स्ट क्लास है तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, बाकी क्लासेस आप देख करके कवर कर लेंगे। स्मृति जी गुड इवनिंग, धीरेन्द्र पांडे गुड इवनिंग, श्रिया गुड इवनिंग सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू श्रिया जी। धीरेन्द्र पांडे जी हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन धीरेन्द्र जी, व्हाट अबाउट यू एंड होप यू ऑल्सो वुड बी फाइन। साक्षी शर्मा जी गुड इवनिंग, निखिल जी नमस्ते। ब्रिजेंद्र यादव ब्रिजानंद यादव गुड इवनिंग। ब्रिजानंद यादव अपना नाम ही लिख के खुद ही से गुड मॉर्निंग कर रहे हो, गुड इवनिंग क्या। सो आप सभी को गुड इवनिंग। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द क्लासेस, और बाकी में जो भी जुड़ेंगे सभी लोगों को गुड इवनिंग, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जो लोग भी बोलेंगे उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया जा सके, तो सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, वंदना गुड इवनिंग। गुरु पूर्णिमा पर शत शत नमन। धनंजय जी गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। जोगेश कुमार जी सर आई हैव सीन योर प्रीवियस लेक्चर्स, योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग, थैंक यू जोगेश जी। राहुल रावत हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू राहुल जी। विक्रम चंद्रकांत गुड इवनिंग। नीलम कुमारी यस आई विल कवर ऑल द क्लासेस, या श्योर। सो सभी को गुड इवनिंग। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, वो सबसे पहले पॉइंट में भी हम स्टार्ट करेंगे। और क्या होगा, आप सभी को पता है कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्यों हम यूज़ करते हैं और कहाँ से हमारे एग्जाम में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, कुछ आपको पता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, इसको हम वर्ब के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कुछ ट्रांसिटिव होते हैं, कुछ इंट्रांसिटिव होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम ट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं तो उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और यदि आप उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि आप सभी को हमने इससे पहले की क्लास में बताया था कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और इसी वजह से इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। वर्ब के बाद में इसे यूज़ किया जाता है, अगर वर्ब से पहले इसे यूज़ कर लेंगे तो इंफेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2-3 वर्ब हम आपको नोट कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे होते कई सारे हैं, लेकिन सारा पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 2 ही 3 पढ़ने से हमारा काम चल जाता है तो सारा हम क्यों पढ़ें। और यही इसी वजह से आप मुझसे पढ़ रहे हैं कि कम चीज़ों में ज़्यादा मार्क्स गेन किया जा सके। तो 2-3 वो आपको नोट कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी हम उनका यूज़ करते हैं तो उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, यदि हम कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तब। ठीक है, रोशन सिंह है, और पूर्णिमा चतुर्वेदी गुड इवनिंग। आशीष यादव जी गुड इवनिंग। और संजय वर्मा जी कह रहे हैं गुरु जी दंडवत प्रणाम, खुश रहिए, आबाद रहिए। भावना त्यागी नमस्ते सर आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। हाँ भावना जी मैं पहचानता भी, उससे पहले भी आप रहती। कुछ लोग जैसे दिव्या होगी, भावना होगी, एक मृत्युंजय लड़का करके आता है, आज नहीं दिख रहा है वो, तो कुछ लोग को मुझे याद रहता है, बाकी आप लोग भी धीरे धीरे याद हो जाएगा आपका नाम। ठीक है,
क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, जैसे कि जब बात करते हैं हम अवेल, 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 अवेल के बाद हमेशा ऑफ आता है, या फिर इंजॉय, या फिर यूज करते हैं इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस, ये तीन ही आप याद रखेंगे। होते इसमें रिवेंज हो गया, अवेंज हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे एक्यूट हो जाएगा, बट एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। यही तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिया जी का कहना, सर एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन बता दीजिए। सचिन जी गुड इवनिंग। रोशन से कह रहे सर हमको भी याद कर लीजिए। रोशन सभी को याद करते हैं, ठीक है, आप सबको घर पे बैठ करके याद करते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं ना, इस वजह से। अवेल ऑफ, इंजॉय, इंट्रोड्यूस। तो जब भी हमें इनका प्रयोग करना होगा, यदि इसके बाद में, रिया जी का कहना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिवाइज कर दीजिए, हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के अभी, बाकी हम यहाँ पे चलते हैं। अवेल ऑफ, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, जब भी हम इसका बात करेंगे, यदि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखेंगे मैंने बोला जब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या यूज करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें से सेंटेंस लेते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है, शी इंजॉयड, पहला सेंटेंस है शी enjoyed a lot at the party last night। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है शी enjoyed the party a lot last night। ठीक है, एक सेंटेंस है थर्ड, वी अवेल्ड, वी शुड अवेल, अवेल और सेल्फ्स। आप ये बताएंगे सेंटेंस जो हमने ऊपर मेंशन किया है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और सेल्फ्स of the opportunity we should avail ourselves of the opportunity। तो ये सेंटेंस बताना है करेक्ट। इंट्रोड्यूस, आई इंट्रोड्यूस हिम टू द चीफ गेस्ट, बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी। सुमित कुमारी गुड इवनिंग। प्रभात शर्मा गुड इवनिंग। तो जैसे सेंटेंस आपका फर्स्ट है शी इंजॉयड अ लॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट, सेकंड है शी इंजॉयड द पार्टी अ लॉट लास्ट नाइट, थर्ड सेंटेंस है वी शुड अवेल आवरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मैंने बताया कि जब भी इनका प्रयोग करते हैं इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन कब आना चाहिए,
जब इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तब। अगर आप देखेंगे पहले सेंटेंस को तो मेंशन किया गया है शी इंजॉयड अ लॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट, उसने पार्टी में लास्ट नाइट बहुत ज्यादा इंजॉय किया। किसने? इस लड़की ने। अगले सेंटेंस में कहते हैं कि शी इंजॉयड द पार्टी अ लॉट लास्ट नाइट, यानी कि उसने कल रात पार्टी में बहुत ज्यादा इंजॉय किया। अगर हम देखेंगे तो बोथ ऑफ द सेंटेंसेस गिव द सेम सेंस, सेंस यानी कि मीनिंग दोनों सेम दे रहे हैं, लेकिन इनके यूसेज में डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट यूज किया है पार्टी के फॉर्म में, जबकि पहले सेंटेंस में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे यदि यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होगा। तो पहला सेंटेंस अभी आपका इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे, और जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है और शी है, उसके हिसाब से यूज करेंगे herself। herself हो गया। और यहां पर देखेंगे सेकंड सेंटेंस में शी एंजॉयड, उसने क्या एंजॉय किया? पार्टी एंजॉय किया। पार्टी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हमें किसी भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड सेंटेंस की बात करें, वी शुड अवेल आवरसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हम लोग को मौके का फायदा उठाना चाहिए। अवेल ऑफ मीन्स होता है फायदा उठाना, तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे आवरसेल्व्स का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आप में से किसी का क्वेश्चन था रिफ्लेक्सिव क्या है सर, रिफ्लेक्सिव आप में से क्वेश्चन आप लोग का था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो उसका सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेंगे। वैसे आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो जिसमें भी सेल्फ लगा होता है, जैसे आई से माई सेल्फ हो जाता है, वी से और सेल्फ हो जाता है, यू से योर सेल्फ हो जाएगा, दे से देम सेल्फ हो जाएगा, ही से हिमसेल्फ हो जाएगा, शी से हर सेल्फ हो जाएगा, इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जब भी हमें कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में कोई भी सेल्फ आ जाएगा, सेल्फ मतलब कोई भी सेल्फ आ जाएगा, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, कोई भी आ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, वर्ब आएगा। ऐसे कंडीशन में ये जो सेल्फ होता है इसको हम बोलते हैं इंफैटिक प्रोनाउन। ई से इंफैटिक और पी से प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन। लेकिन यदि हमने यूज किया है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या यूज कर दिया, वर्ब यूज कर दिया, और इसी वर्ब के बाद में हम यूज कर रहे हैं सेल्फ, यानी कि वर्ब के बाद में यदि सेल्फ का प्रयोग किया जाता है तो ये जो सेल्फ होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। वैसे ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इंफैटिक क्या होता है, ये केवल स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाता है, जैसे टेट, सी टेट हो गया, या कभी टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, लेकिन जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें सब में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सेल्फ हो गया, तो जैसे सेल्फ जब बीच में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब बीच में आएगा तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी इंफैटिक प्रोनाउन, लेकिन जब लास्ट में आ जाएगा तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इंफैटिक प्रोनाउन है तो आप क्या बताएंगे, यदि वर्ब के सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है तो ये इंफैटिक प्रोनाउन है, और यदि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल हम इसे बोल दे रहे हैं, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद पूरा किया। जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई वर्क, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंफैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और जैसे दूसरा सेंटेंस, शी इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू हर टीचर, और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लास्ट नाइट आई वेंट टू अ पार्टी एंड एंजॉयड माई सेल्फ, ये भी सेंटेंस पूर्णिमा जी बिल्कुल सही है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है जो आपने बोला है। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, और अगले पॉइंट पे हम किसकी बात करेंगे, अगले पॉइंट में हम बात करेंगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। आपकी हेडिंग है पहले डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो अगला पॉइंट है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप चैट में लिख करके बताएं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमो जैसे नहीं होता है, जैसे आप क्लास में डेमो लेते हैं तो डेमो में क्या माने दो होता है, एक तो डेमो की मीनिंग होती है डेमोन्स्ट्रेट से बना है, डेमो माने दिखाना या प्रदर्शन करना, दूसरा होता है इशारा करना। यहाँ पे जो मीनिंग लिया जाता है वो इशारा करने का
यानी कि इशारा करने के काम में आते हैं। और इसमें जो यूज़ किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो इसमें होता है दिस, एक इसी में हो जाएगा दैट, इसी में हो जाएगा दीज, और अगला हो जाएगा दोज। तो इन्हीं को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है और इन्हीं को डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है और इन्हीं को डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब इनके जस्ट बाद में हम यूज कर लेंगे वर्ब तो ये हो जाएंगे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब इनके जस्ट बाद में कोई नाउन आ जाएगा तो ये हो जाएंगे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कुछ इनके रूल्स आप नोट करेंगे पॉइंट्स के रूप में, जैसे कि पहला पॉइंट हो जाएगा जब भी हम यूज करेंगे दिस यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे, दिस दैट के बाद में जो आने वाला वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यदि हम यूज करते हैं दीज या हम यूज करेंगे दोज, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा और ये दोनों क्या होंगे, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। क्या होंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन यदि हमने यूज किया यहां पे थर्ड हो जाएगा दिस दैट, दिस दैट, दिस दैट के बाद में एक नाउन आएगा, जो भी नाउन होगा कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में। आने वाला जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में। और फिर हम यूज करेंगे फोर्थ, इसमें होगा दीज, या फिर हम यूज करेंगे दोज। इसके बाद में फिर हम यूज करेंगे नाउन, नाउन वुड बी इन द प्लूरल फॉर्म एंड वर्ब वुड आल्सो बी इन द प्लूरल फॉर्म। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, तो ये आपके हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डिमोन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। वो क्या थे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे। तो सेंटेंस थे दिस दैट, ये हमारे पास दो क्या हो गए, सिंगुलर दोनों के साथ होगा, चाहे दिस दैट में एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगी, ये दोनों डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं, उस एग्जाम्पल में आपको आंसर करना होगा। तो पहला सेंटेंस है, आपको बताना होगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पहला सेंटेंस है दिस इज माई कार। दूसरा सेंटेंस दीज आर योर बुक्स। थर्ड सेंटेंस है दिस कार इज रेड। These books are very interesting. तो आपको बताना है कौन सा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फर्स्ट एडजेक्टिव है, पूर्णिमा जी का कहना है। तो जो पहले आपके हैं वो एडजेक्टिव नहीं है, फर्स्ट में प्रोनाउन है। ये जो पहले सेंटेंस है आपने देखा, इनमें दोनों में अगर देखें फर्स्ट और सेकंड, तो दिस के बाद में, दिस के बाद में क्या यूज किया गया, वर्ब है ये। और जब भी हम क्या यूज करते हैं, दिस दैट के बाद में वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये प्रोनाउन होते हैं, तो ये प्रोनाउन हो गए।
लेकिन अगले थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में हमने क्या बात किया है, दिस के बाद में कार का प्रयोग किया है और दिस के बाद में बुक्स का प्रयोग किया गया है, नाउन का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, तो सेकंड वाले दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे जो लास्ट में यूज किए गए हैं। ये आपके एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये जो यूज किए गए हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर पहचान करने के लिए आपके एग्जाम में आता है कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, या यूसेज की भी बात करते हैं कि दिस की बात करेंगे तो आने वाला नाउन कैसा होगा, दैट की बात करेंगे तो नाउन कैसा होगा, दीज या दोज की बात करेंगे तो आने वाला वो या नाउन कैसा होगा, तो अब ये सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। तो अगला जो हम पॉइंट करेंगे, बात करेंगे, वो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बताएं आप कमेंट करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि इसमें जो यूज किया जाता है ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है इसको ईदर, नीदर और आइदर, नाइदर दोनों पढ़ते हैं। तो अब जो चाहे अपनी सहूलत के हिसाब से पढ़ सकते हैं। पॉइंट इसके बारे में नोट करेंगे। पहला पॉइंट है, जब भी हम बात करेंगे ईच ऑफ, ईदर ऑफ, या एवरीवन ऑफ, नीदर ऑफ, इन सभी के साथ क्या होगा, आने वाला इनके बाद जो नाउन होगा वो नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, अगला रूल इसी के साथ में हो जाएगा। दूसरा रूल, जब भी हम यूज करेंगे ईच या एवरी, यहां पर एवरीवन नहीं होगा, एवरी होगा, ईदर, नीदर, तो जब भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग किया जाएगा इसके जस्ट बाद में एक नाउन आएगा। जस्ट बाद में क्या होगा, एक नाउन आएगा। जो भी नाउन होगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। आने वाला जो वर्ब आपका होगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो ऊपर का एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, यानी कि जो रूल बताया है, ये आपके कहे जाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनको क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में पहचान पूछ लिया जाता है कौन से प्रोनाउन है, तो आप बोलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यदि इसके बाद में क्या किया गया, ऑफ का प्रयोग नहीं किया गया, डायरेक्ट नाउन यूज कर दिया गया, तो इसी को हम बोलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डिफरेंस होता है दोनों में। रीमा जी गुड इवनिंग। सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला सेंटेंस है ईदर ऑफ द roads leads to Delhi।
यानी कि कोई एक रोड दिल्ली जाती है। दूसरा सेंटेंस, ईच ऑफ द boys have done his work। अब आंसर करेंगे। पहले दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, जब तक मैं दो एग्जांपल और नोट करता हूं। यहां पे पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, ईदर roads leads to Delhi। सेकंड एग्जांपल आपका है each boys have done his work। रोड्स लीड्स बॉयज हैव। राहुल जी क्या आंसर कर रहे हो? रोड्स लीड्स बॉयज हैव। ईच ऑफ द बॉय, हिरेन जी का कहना है ईच ऑफ द बॉय। ईच ऑफ द बॉय नहीं होगा, ईच ऑफ द बॉयज होगा। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू दिल्ली। जुगेश जी का कहना है, जो कि ये भी सही नहीं है, ईच ऑफ द बॉयज हैव, ये भी सही नहीं है। हमें से किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है। ईदर रोड लीड, ये भी सही नहीं है हिरेन जी। तो मैं देखता हूं आंसर, आपको सभी को देखता हूं कौन सा सही है। ध्यान रखेंगे आपको क्या समझाया गया है कि जब भी हमें प्रयोग करना होता है ईच ऑफ, ध्यान से समझेंगे रूल को, क्योंकि यहाँ पे काफी मिस्टेक्स होती हैं। जब भी हम बात करेंगे ईच ऑफ, ईदर ऑफ, एवरीवन ऑफ और नीदर ऑफ, जब भी इसकी हम बात करते हैं, यदि इसके बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो ऑफ के बाद में क्या होगा, एक नाउन आपके पास होगा। नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ईदर का प्रयोग किया गया है, उसके बाद में एक नाउन यूज किया गया है। तो हमने क्या बताया, नाउन कैसा होगा, आपका आंसर होगा नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। तो हम किसको चूज करेंगे, इस वाले रोड्स को चूज करेंगे। तो ईदर हो गया, रोड्स हो गए, लेकिन उसी के साथ आपको क्या देखना है कि जो वर्ब आपके पास है वो कैसा होगा। तो आपका आंसर होगा वर्ब तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी नाउन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे यूज किया गया बॉय, तो बॉय सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन जैसे ही हमने मेंशन कर दिया बॉयज, तो बॉयज कैसा हो गया, प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन वर्ब के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती है। जब भी हम किसी वर्ब की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे यूज कर दिया गो, तो गो आपका कैसा है, प्लूरल है। जब इसमें ईएस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे गो करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ऐसे यदि हम लीड की बात करेंगे तो लीड में जब एस लग जाएगा, लीड्स लग जाएगा, तो ये सिंगुलर है। और यहाँ से एस हटा देंगे, हम केवल लीड यूज करेंगे, तो ये कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। दैट मीन्स आपको क्या समझ आया कि जब भी हम किसी वर्ब की बात करते हैं, किसी वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है, और किसी नाउन में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ आई होंगी। स्मृति यादव जी का कहना है, लेकिन वो भी क्वेश्चन गलत है जो आप आंसर कर रही हैं, इसको समझेंगे। यहां तक कि आपको समझ आया होगा। तो जब हमें पता है कि यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में कैसा, ये सिंगुलर फॉर्म में है और ये प्लूरल फॉर्म में है, चूंकि हमें क्या यूज करना होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होता है, तो लीड्स होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं रीड कर रहा हूं, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू दिल्ली, ये सही बनेगा। अगले सेंटेंस पे आते हैं। ईच के साथ क्या होता है, ईच के साथ भी नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो हम क्या चूज करेंगे, बॉयज का प्रयोग करेंगे। वो कैसा होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैव आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि ये समझ आया होगा।
उसी चीज को हम लाते हैं अगले सेंटेंस पे जब हमें यूज करना होगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो इधर हमने यूज किया, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने आपको क्या बताया है कि जब भी हम इज का प्रयोग करेंगे, एवरी यूज करेंगे, यहाँ पे एवरीवन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर एवरी की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एवरीवन के बाद ऑफ आता है और एवरी के बाद ऑफ नहीं आता है। तो एवरी हो गया, ईदर है, नीदर है, इसके जस्ट बाद में नाउन आएगा तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो हमने ईदर यूज किया तो नाउन कैसा, सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन वो दोनों कंडीशन में कैसा होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ भी वो सिंगुलर फॉर्म में है और यहाँ भी वो कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है। दैट मीन्स कि दोनों कंडीशन हमें वो कैसा यूज करना होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होगा। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, लीड्स हो जाएगा, राइट। अगले सेंटेंस की बात करेंगे, ईच बॉय बॉयज। तो चूंकि हमें ईज का प्रयोग किया है, ऑफ नहीं आ रहा है, तो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, बॉय यूज करेंगे और वो कैसा हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो बताएं जरा, एक बार लिखिए, अगर आपको समझ आएगा तो लिखिए यस। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन कवर अगेन। अगर समझ आएगा तो लिखेंगे गॉट इट और यस। उमरा जी का कहना है कि मुझे डाउट है एक चीज को लेकर के। किस चीज को लेकर के आपको डाउट है, आप बताएं कमेंट बॉक्स में। और बाकी समझ आ रहा है तो देखिए चैट में लिखते रहें ताकि मुझे समझ आया है कि आपको समझ आ रहा है। नहीं तो मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, आप बोलेंगे समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसका भी कोई। ठीक है, आंसर्स आपके आ रहे हैं। श्रिया जी का कहना है, रिचा जी का कहना है समझ आ रहा है। हैज़ हैव में कन्फ्यूजन है सर जुगेश। हैज़ हैव में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैज़ होता है सिंगुलर के लिए, हैज़ किसके लिए होता है, हैज़ होता है सिंगुलर के लिए, और हैव होता है प्लूरल के लिए। हैव किसके होता है, प्लूरल के लिए, बस इतना याद रखोगे, बाकी आगे आएगा। यस सर आई हैव नो डाउट। वंदना, ईच बॉय हैज़ डन हिज, बिल्कुल सही है वंदना। राहुल जी का कहना है वर्ब और नाउन कब प्लूरल बनेंगे। ठीक है, वर्ब और नाउन कब प्लूरल बनेंगे। सर आपका फेस्टिवल कैसे रहा। रीमा जी ये कौन सा क्वेश्चन बीच में आ गया। फेस्टिवल मेरा बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अभी बाद में पूछ लीजिएगा, फेस्टिवल अभी पढ़ लीजिए, लास्ट में मौका दूंगा आपको। सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू मी, बट नाउ यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू योर स्टडीज। सो यह समझ में आ गया सर जी, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना जो पढ़ा रहे हैं आप। डिमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ा चुका, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा रहा हूँ आपको। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको पढ़ा रहा हूँ, डिमोन्स्ट्रेटिव में आपको पढ़ा चुका। इससे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव था पूजा जी का। पूजा जी ये डिमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिमोन्स्ट्रेटिव इससे पहले पढ़ा चुका, जो कि दिस दैट दीज दोज थे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को समझ आ गया है। आगे हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की, राइट। आगे हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो आगे नोट करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब में से कोई क्वेश्चन करना चाहते थे, कोई पोस्ट करके रह गए। अच्छा, डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे, पूछिएगा कौन पूछना चाहते हैं। अच्छा, आज आपको चैट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को। कैन यू सी द चैट ऑफ ऑल द पीपल, ये अपना ही देख पा रहे हो। अगला हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन इंडेफिनिट माने क्या होता है। इंडेफिनिट जो बनाया गया है डेफिनिट से बनाया गया है। डेफिनिट से, किससे, डेफिनिट। डेफिनिट माने क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, डेफिनिट माने क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित, निश्चित यानी कि हमने कहा आपको राम बुला रहा है, मैं राम के घर गया था, वो श्याम के घर गया था, वो मेरे घर आई थी। तो जब किसी की बात करेंगे, किसी व्यक्ति की बात करेंगे, तो वहां पे आपको समझ आ जा रहा है किसकी बात कर रहे हैं, तो डेफिनिट हो गया। लेकिन अगर आपको यही नहीं समझ आया हम किसके बारे में बात करें, तो उसी को बोलते हैं इनडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित। मैंने कहा कोई आपको बुला रहा है, बाहर कोई भौंक रहा है, वह किसी के घर गया था,
आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज इंडेफिनिट। इफ द सब्जेक्ट इज इंडेफिनिट द प्रोनाउन वुड बी इंडेफिनिट। तो जहां पर हमें किसी की बात नहीं पता चले, किसके बारे में बात करें, तो उसी को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। नो सर वी आर एबल टू सी आर चैट ओनली। अच्छा, अपना ही चैट दिखता है, अच्छी बात है फिर तो उसी को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें से कौन कौन से होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में, तो आप रीड करेंगे, आप पहला पॉइंट आपका हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन का, और इसमें हो जाएगा वन, एनीवन, समवन, no one, nobody, none, something, nothing, anything, everything, ठीक है। तो ये जितने भी नोट के हैं, वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, भी एवरीबडी समबडी तो हो चुका है, एवरीबडी इसमें आगे नोट कर देना, हम नीचे नोट कर लीजिएगा इसी के, एवरीबडी, nobody, देखिए इनसे किसी का पता चल रहा है, किसी का नहीं पता चल रहा है, और जब किसी का पता नहीं चल रहा है तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब भी हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा तो इनके साथ होता क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यह होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते समय इनके बाद हम क्या यूज करेंगे, वो भी यूज करेंगे, और इनके साथ जो भी आने वाला वर्ब होगा कैसा होगा, तो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर फॉर्म में। कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो सेंटेंस लेते हैं, पहला सेंटेंस है someone have absconded with the cash from the safe, सेफ मीन्स तिजोरी होता है, यानी कहना चाहते हैं कोई व्यक्ति है, एब्सकॉन्ड माने भाग जाना, जो भाग गया है तिजोरी से कैश लेकर के, कैश यानी नगद लेकर के। और दूसरा हो जाएगा जो आप सभी को पता है, समथिंग इज आर बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है। तो जैसा कि आपको पता है कि समवन की जब भी बात करते हैं तो ये कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे सिंगुलर होते हैं, और जब ये सिंगुलर होते हैं तो आने वाला वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, यानी हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव रॉन्ग है। और सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे तो समथिंग भी आपका कैसा है, सिंगुलर है, यहाँ पर भी हम इज का प्रयोग करेंगे, आर रॉन्ग है। तो इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है, समवन हैज एब्सकॉन्डेड विद द कैश फ्रॉम द सेफ। सेफ इस यहाँ पे तिजोरी होती है। एब्सकॉन्ड की मीनिंग क्या होता है, भाग जाना होता है। तो इसके आप चाहे तो कुछ सिनोनिम नोट कर लेंगे एब्सकॉन्ड के, और वो हो जाएगा एब्सकॉन्ड,
एब्सकॉन्ड, बोल्ट, रन ऑफ, रन अवे, फ्ली, इलोप, इन सभी की मीनिंग होती है भाग जाना। ठीक है, इलोप बेसिकली होता है किसी के साथ भाग जाना, तो इन सभी की मीनिंग होती है भाग जाना। एब्सकॉन्ड है, बोल्ट है, डिकैम्प भी होता है एक, डिकैम्प, डिकैम्प माने भी भाग जाना होता है, तो इनको नोट कर लेंगे साथ ही में। अगला पॉइंट आपका होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जुगेश जी का कहना है कि वोकैब के कितने वर्ड्स याद करें डेली बेसिस पे। देखिए डेली बेसिस पे तो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है आप कितने तैयार कर सकते हैं। अगर आप 20 तैयार कर सके तो 20 तैयार करें, 50 कर सकते हैं 50 तैयार करें, 100 तैयार कर सकते तो 100 तैयार करें, और अगर 10 ही तैयार कर सकते हैं तो 10 ही तैयार करें, लेकिन डेली तैयार करें। संडे के दिन आप ऑफ रखेंगे, संडे के दिन पूरा रिवाइज करेंगे और बाकी डेज में आप तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा, आपके साथ समस्या रहती होगी, जब आप याद करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। उसका चीज़ सिंपल सा तरीका होता है, कोई भी काम अगर हम नहीं करते हैं तो वो चीज़ भूल ही जाएंगे। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में आप क्या पढ़ेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे मैगजीन पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नॉवेल पढ़ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी की बुक आती हैं, ऐसे की बुक आती हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं। तो जो आप पढ़ना चाहें उसको पढ़िए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ नॉवेल पढ़ेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, न्यूज़पेपर से नहीं होगा। कुछ भी अगर इंग्लिश में रीडिंग करेंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट, वो सारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। उसमें जो वर्ड आप तैयार करेंगे उसका रिवीजन होता रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है आप तैयार करोगे, उसको याद करोगे, उसके बाद में रीडिंग डेली करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी, वोकैब का रिपीटिशन होता रहेगा जो बार बार आप भूलेंगे नहीं, जिसको आप भूल जाते हैं, और संडे के दिन रिवीजन कर लिया करेंगे उसको। अगला जो बात करेंगे हम वो अगले में डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लास्ट आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा और उसी की हम बात करेंगे। पीडीएफ अगर आपके पास मिली होगी, नहीं मिलेगी तो लगवा देंगे उसके लिए। ये जो है वोकैब का, उससे आप तैयार करते रहिए, बाकी मैं डिस्कस भी कर दूंगा वोकैब को। अगर आज समय बचा तो थोड़ा वोकैब डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में, क्योंकि अगला जो प्रोनाउन होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन को आज मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज अगर स्टार्ट कर दिया तो कल फिर से पढ़ाना पड़ेगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप कि कल क्या पढ़ाया गया था। तो हम कल ही स्टार्ट करेंगे। अगर समय बचता है तो आई डिस्कस सम वोकैब्स। अगला है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। Interrogative pronouns. अब ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं तो नोट करेंगे। इसमें जैसे हो गया व्हाट, विच, हु, whom, ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। दीपक कुमार जी का कहना है कि कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे इंप्रूव करें। सर 3 में से 1 क्लास वोकैब भी करवा दीजिए, स्लोली याद होते रहेगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में राहुल जी कि 1 क्लास आपकी वोकैब की हफ्ते में हो जाया करे, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिक्शनरी से पढ़ सकते हैं उसको सही करने के लिए। बाकी एक फोनेटिक होता है, फोनेटिक मीन्स होता है साइंस ऑफ साउंड होता है, तो अगर उसको ऑनलाइन तो जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, ऑफलाइन में अगर पढ़ाया जाए तो आप समझ सकते हैं, तो उससे भी सही कर सकते हैं। बाकी क्या होगा कि आप देखिए ऑनलाइन उसको सर्च मारिए गूगल पे
और वहाँ से ही लिख करके आया था हिंदी और इंग्लिश में, तो वहाँ से भी आप सही कर सकते हैं। बाकी उसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउंसिएशन के लिए। और भी ज़्यादा अगर सही करना है तो आप अच्छे अच्छे राइट जो है स्पीकर हैं उनकी वीडियोस को सुनेंगे, वहाँ से अपनी प्रोनाउंसिएशन को अच्छी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कैसे होते हैं, ये सारे जो प्रोनाउन है, और कौन से प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर किसी का नाम रखा गया है तो उसका काम भी वैसा ही होता है, इस वजह से उसका नाम रखा गया है। इंटरोगेट के माने क्या होता है, क्वेश्चन करना। क्या होता है इंटरोगेट माने, क्वेश्चन। तो इंटरोगेट के माने ही होता है क्वेश्चन करना। तो ये जो भी प्रोनाउन होंगे इनका प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, और जब कोई भी प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हम एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हु हैज स्टोलन योर बुक्स। हु हैज स्टोलन योर बुक्स। दूसरा सेंटेंस है, ऐसा ऑप्शंस आपके पास है, हु और हुम है। दूसरा सेंटेंस है, हु हुम have you given your books। पहले सेंटेंस में कहते हैं कि Who whom has stolen your pen, आपकी किताब किसने चुराई है, who का प्रयोग करेंगे। और दूसरे में कहते हैं कि आपने अपनी किताब किसको दी है, तो whom का प्रयोग करेंगे। ये दोनों सेंटेंस में क्या करते हैं, क्वेश्चन किया जा रहा है, और इसी वजह से दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। रिया सिंह, कुछ पूछताछ करना। जी हाँ, कुछ पूछताछ करना ही होता है। तो यही से आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन खत्म होता है। आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो आपका स्टार्ट होगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, या कुछ भी क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क सो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल डिस्कस सम वोकैब्स। सो इफ यू पीपल वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम माय एंड, राइट इन द चैट बॉक्स, एंड इफ यू डोंट वांट टू नो एनीथिंग सो वी विल स्टार्ट सम वोकैब्स, डिस्कस सम वोकैब्स। हु हैज, हुम बिल्कुल सही है, फर्स्ट में हु हैज और दूसरे में हुम आ जाएगा। पूजा जी, कुछ पूछना है आपको, यहीं पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। ये आगे हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि आज नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, सर इसके रूल्स। श्रेया, किसके रूल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका कोई रूल नहीं होता है ना, इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट इसका जो होगा जब रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ाएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे। ये जो हमारे पास यूज किए हैं, व्हाट है, विच है, हु है, हुम है, इन्हीं को इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, इन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वेदर दे आर रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो इन चीज को हम डिफरेंशिएट करना सिखाएंगे आपको उसमें रिलेटिव प्रोनाउन में। तो उसके बाद में रूल भी वहीं आपको नोट करवा देंगे, और ये सारी जो डाउट आपके पास आ रहे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारा चीजें रिलेटिव प्रोनाउन में होगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्या बन सकता है, आपसे पूछेंगे यहाँ पे जो हु का प्रयोग किया गया है वो क्या है, तो आप बताएंगे रिलेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्या है, तो आप बोलेंगे इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन कर रहा है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन मार्क से नहीं पहचानेंगे, कभी कभी क्या होता है इसको हटा दिया जाता है, तो उससे नहीं पहचानेंगे, हाँ आगे लगा है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। दो बता दीजिए सर, रूल्स रटेंगे तो पक्का भूलेंगे। रटना नहीं होता रिया जी, प्रैक्टिस करना होता है, बुक से प्रैक्टिस कर डालेंगे। एक बार सारे को ऐसे ससरी नजर से पढ़ लीजिए, उसके बाद 3-4 बार इसकी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर डालिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन के लिए आप क्या होता है कि आप जो है ऑडियो बुक सुनिए,
यूट्यूब पे डालिएगा 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ। बाकी बहुत सारे जो है स्पीकर्स हैं, जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, जैसे एक जिग जिगलर है, ब्रेन ट्रेसी है, इनकी स्पीच को आप सुन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन स्पीकर है, थोड़ा स्टार्टिंग में आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पूजा जी कहना थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे से समझ आता है। थैंक यू टू यू ऑल्सो पूजा जी, आपको समझ आ रहा है इसके लिए। हु हैज़ स्टोलन योर बुक इज़ नॉट करेक्ट। हु हैज़ स्टोलन नहीं करेक्ट होगा धीरेन्द्र जी। क्यों नहीं करेक्ट होगा? क्योंकि हु के हिसाब से जब भी केवल अगर हु से पहले कुछ नहीं आ रहा है तो अभी ये समझेंगे हु के साथ हम हैज़ लगाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमेशा इसके साथ हैज़ लगाते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वजह से हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन का है। धीरेन्द्र जी का कहना है काइंडली आंसर मी प्लीज़, आप ही का तो आंसर कर रहा हूँ जी। सॉरी सर, मैं दोबारा क्लास के बीच किसी दूसरे बातों को पूछकर डिस्टर्ब नहीं करूँगी। कोई नहीं, आपकी अपनी इच्छा। रीमा जी का कहना है सर बहुत अच्छा समझ आएगा, वेरी गुड, ऐसे आपको समझ आता रहे यही मेरी इच्छा रहेगी। जहां सिंह, जहान सिंह, थैंक यू। तो अब आपके कोई डाउट नहीं है आई थिंक। सर नहीं समझ में आया। रोशन जी कहाँ पे दिक्कत आ रही, कौन सा नहीं समझ आया? सेकंड वाला आई थिंक, आप इससे पहले कुछ पूछे थे, नहीं समझ आया। ये जो आपको अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं अलग चीज़ें नहीं हैं, ये केवल रिलेटिव प्रोनाउन की चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, बाकी यहाँ आपको सारा समझ आएगा। रोशन जी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे किसी को डाउट है सर, आई हैव स्टिल कन्फ्यूजन इन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। भावना जी का कहना है सर हु एंड होम में कौन सा यूज़ करना है। श्रेया जी हु में कौन सा यूज़ करना है, ये रिलेटिव प्रोनाउन को क्वेश्चन है, वहीं पे कल डिस्कस करेंगे। इंग्लिश को कितने टाइम दे पर डे, इंग्लिश को अगर आप डेली 2 घंटे देते हो तो बहुत है, आधे घंटे में जो मैं पढ़ाऊंगा उसको रिवाइज कर लो, बाकी 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो और वोकैब तैयार करो। और किसी का क्वेश्चन था डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैसे पहचान करेंगे, तो आप आएंगे पीछे थोड़ा देख लेते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, किसमें आपको बताया गया यूज करते हैं हम दिस, दैट, दीज, दोज। ये कैसे प्रोनाउन है, इनको हम बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें जैसे दिस दैट के बाद में डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने दिस यूज किया, उसके बाद में इज आ गया, वर्ब है इज एक। दीज यूज किया, उसके बाद में वर्ब आ गया, तो ये क्या हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोनाउन। लेकिन जब भी हम यूज करेंगे दिस दैट, इसके बाद नाउन आएगा, नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा क्योंकि दिस दैट सिंगुलर को इंडिकेट करते हैं। जब भी दीज और दोज की बात करेंगे तो ये प्लूरल होते हैं, नाउन प्लूरल हो जाएगा, ये प्लूरल को इंडिकेट करते हैं, आने वाला वो भी प्लूरल होगा। यानी कि दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाएगा तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो थर्ड वाला है, दिस के बाद में कार आ गया तुरंत नाउन है, दीज के बाद में बुक्स आ गया तुरंत नाउन है। और यहाँ पे प्लूरल इसलिए है क्योंकि दिस प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, दिस के बाद सिंगुलर है क्योंकि दिस दैट के बाद नाउन सिंगुलर होता है। तो ये दोनों हमारे कैसे हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है और यही चीज सिंपल से आपको बताया गया है, तो आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए अगर बुक आप लेना चाहें तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि आप ले लेंगे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश अरिहंत पब्लिकेशन की कई सारी एक्सरसाइजें हैं, उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। और किसी को सर आप इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू दीपक जी। और किसी के कोई डाउट है? नहीं है आई थिंक। अब किसी के कोई डाउट?
तो आज की क्लास को हम इसी पे यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। सर मेरे पास लूसेंट की बुक है, क्या वो इंग्लिश है? पूजा जी लूसेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट में इतना कुछ दे रखा है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार तो उसी चीज़ को बता रहा है ये करेक्ट है, दोबारा कहता है इनकरेक्ट है, बहुत कुछ दे रखा है उसमें। तो मैं यही कहूँगा कि उससे नहीं पढ़िए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होगा। अगर आप कन्फ्यूज नहीं होते तो पढ़ ले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, उसमें बहुत कुछ दे रखा है और उसमें गलतियाँ भी काफ़ी हैं, क्योंकि एक बार उसी चीज़ को करेक्ट बताते हैं, दोबारा इनकरेक्ट बताते हैं। हाँ, इसी वजह से रिया जी मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडरेट लेवल के लिए बता रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ेंगे, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। क्लास आपकी 6 बजे स्टार्ट हुई थी और 6 बजे चलती है डेली। संजय जी okay, thank you everyone for being with us. See you in the next class. Till then, take care and have a good time.